चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं हूं आपके साथ सतीश सीकरी, पंजाब हरियाणा गेल गेल के स्पेशल एपिसोड में। आज जिस तरह से हम बात करते हैं हरियाणा की, हम बात करते हैं पंजाब की, हमें चिंता होती है समाज की। और वो एक चिंता जो मेरे मन में आई वो उन बच्चों की आई जो पंजाब को छोड़ के, हरियाणा को छोड़ के जो है विदेशों में जाके बस गए, वहाँ रहने लगे। वो चाहे कई जगह पे डोंकी मार के चले गई, कई जगह पे पढ़ने के लिए चले गई। मैं बात अगर करूं, मेरे साथ अभी हरमिंदर सिंह जी हैं ब्रम्पटन इमिग्रेशन से। बड़े अच्छे समझदार आदमी हैं, बड़े टेक्निकल तरीके से वो हमें बताएंगे कि वो जो बच्चे, आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि 21 लाख ऐसे बच्चे हैं कनाडा में जिनका जो है 2026 में वर्क परमिट खत्म होने वाला है। फिर उनके साथ बनेगी क्या वो अपने घर पे आएंगे या फिर वो वहाँ रह सकेंगे? बड़ी टेक्निकल सी बात है। इन सारी तकनीकों को जानने के लिए सर आपका स्वागत है पंजाब हरियाणा गेल गेल में। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया और आदाब। राम राम जी, राम राम काल। आपने जैसे बात की, इस वक्त जो सीबीसी की रिपोर्ट है जी, उस रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 2.1 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनका, कनाडा की बात कर रहा हूँ जी, जिनका जो करियर है इस वक्त स्टेक पे है, जिनका फ्यूचर डार्क है इस वक्त, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनका जो स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा जी, वो उनको वहाँ से वापस आना पड़ेगा जी। उन बच्चों की फ़िक्र की वजह से उनके पेरेंट्स भी फिक्र में हैं। तो मेरा ये जो आपसे बातचीत करने का मकसद यही है ताकि उनके पेरेंट्स को, उनके दोस्तों को, उनके भाई बहनों को थोड़ा रिलीव कर सकूँ। भी इतनी घबराने की बात नहीं है। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके हल भी होते हैं। सर 21 लाख बच्चों का भविष्य संकट में आ गया, आप कह रहे हो घबराने की बात नहीं है। क्यों घबराने की बात नहीं है? कैसे इसका समाधान हो सकता है? क्या कोई टेक्निक है ऐसी कि वो बच्चे जो है सेव हो सकते हैं? देखो, अगर वक्त पे वो एक्शन लेते जी तो पहले भी हो सकता था जी, लेकिन क्योंकि उनके पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कानून के हिसाब से उनको कह रही है कि आप अपने यहाँ तो पॉइंट्स बनाएं या फिर वापस जाओ जी। उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम है इस वक्त भी। अगर वो उस प्रोग्राम को फॉलो करें तो इस प्रोग्राम को कहते हैं फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम जी। इस प्रोग्राम में अगर आप फ्रेंच में CLB लेवल 5 ले लेते हैं तो वो 2 साल के वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये होता क्या है सर? ये एक फ्रेंच का प्रोग्राम है जी। इसमें जिस तरह के इंग्लिश में आइलेट्स होता है, टॉफिल होता है, PTE होता है, इस तरह से फ्रेंच के भी टेस्ट होते हैं। 3 तरह के टेस्ट हैं, जैसे PTE है, ये थोड़े से मुश्किल होंगे। तो इसके लिए भी समाधान है। CIC की साइट पे तीसरी एक और भी बात कही गई है कि अगर आप किसी कॉलेज से डिप्लोमा ले लेते हैं ट्रांसक्रिप्ट के साथ, उसमें CLB लेवल 5 तक पास कर लेते हैं जी फ्रेंच में, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप TEF या TCF करें, आप कॉलेज का भी CLB लेवल 5 का डिप्लोमा ले सकते हैं और करना कोई इतना मुश्किल नहीं है जी। जैसे लोग थोड़ी मेहनत करके आइलेट्स कर लेते थे, ये भी 2-3 महीने की मेहनत होती है। 3 महीने की मेहनत से वो इस डिप्लोमे को पास कर सकते हैं। अगर उनके पास 3 महीने भी नहीं बचे, क्योंकि 2026 में तकरीबन 2.1 मिलियन बच्चे जो हैं या तो वो आउट ऑफ स्टेटस हो जाएंगे और या उनको वापस आना पड़ना है। सर यहाँ से जाने की इच्छा होती है मन में, कनाडा चला जाएं, उसके लिए वो पढ़ते हैं, जैसे आपने कहा कि 3 महीने के आइलेट्स करते हैं। यहाँ टाइम भी बड़ा कम है और एक प्रेशर है दिमाग पे, दूसरा कामकाज में लगे हुए बच्चे हैं, कैसे पास कर पाएंगे? देखो, इसके लिए वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लासेस का अरेंज किया जा सकता है, ओवर टाइम पे क्लासेस लगाई जा सकती हैं। वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, ऐसा कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। एक बार हमसे कंसल्ट करें, हम उनको कई वे आउट्स बता देंगे कि इस फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम में वो किस तरह से क्वालिफाई कर जाएंगे। ये प्रोग्राम है कहाँ के लिए,
कैसे वो बच्चे आपके पास आएँ, कांटेक्ट करें आपसे? क्या ये स्पेशल कनाडा के लिए ही है या दूसरे जगह के भी ऐसे ही कुछ हालात बने हुए हैं? नहीं, ये सिर्फ कनाडा के लिए है, लेकिन कनाडा की भी एक प्रोविंस क्वेबेक है। ये क्वेबेक में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जिन्होंने अपना वर्क परमिट पूरा कर लिया है, वो इस प्रोग्राम में क्वालिफाई नहीं करते। सर, एम्प्लॉयर की बात करें तो क्या रोल उनका रहेगा इसमें? बेसिकली क्योंकि ये बात ही वर्क परमिट एक्सटेंशन की हो रही है जी, और जो वर्क परमिट है पढ़ाई करने के बाद, जैसे आपने बताया कि बच्चे पढ़ने गए, पढ़ने के बाद उनको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है जी, वो उनका पूरा हो गया जी। और कैनेडियन लॉ ये कहता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है स्टूडेंट्स को, वो सारी ज़िंदगी में एक बार ही मिलता है जी। अब वो ख़त्म होने के बाद उनके पास रास्ता ही यही था कि या तो आउट ऑफ स्टेटस हो जाएं, इलीगल हो जाएं, या फिर अपने अपने वतन को, अपने अपने मुल्कों को वापस आ जाएं। अब यहाँ वापस कोई नहीं आना चाहता, कोई नहीं आना अब नहीं आना चाहते तो जरूरी अगर महीना 2 महीने मेहनत कर लें तो इस प्रोग्राम में क्वालिफाई कर जाएंगे। अब जो एम्प्लॉयर है अगर उनके पास जॉब ऑफर ही नहीं है तो अगर जॉब करनी भी कहाँ है जी। लेकिन क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे या इनमें से 70-80% बच्चे वो काम कर रहे हैं किसी एम्प्लॉयर के पास, वो एम्प्लॉयर चाहें तो इनकी मदद कर सकते हैं, इनको जॉब ऑफर देके। ये जॉब ऑफर LMIA नहीं है, सिंपल जॉब ऑफर है जी। उनको CIC की साइट पे एम्प्लॉयर पोर्टल में जाना होगा और अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। इसकी एक रजिस्ट्रेशन फीस है जो एम्प्लॉयर पे करता है, वो है $230 जी। अगर वो $230 खर्च करके इन बच्चों को जॉब ऑफर दे देते हैं तो ये बच्चे CLB लेवल 5 फ्रेंच का करने के बाद कॉलेज डिप्लोमा लेके विद ट्रांसक्रिप्ट लेके इस प्रोग्राम में क्वालिफाई कर जाएंगे। जिस तरह कि आपने बताया कि लगभग 21 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कनाडा में रहना चाहते हैं लेकिन ऑप्शन ख़त्म होने के चांस हो गए उनके। तो सर आपने LMI की बात की, क्या है ये? LMI भी एम्प्लॉयर प्रोग्राम होते हैं जी, लेकिन उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है जी। ये LMIA प्रोग्राम नहीं है जी, ये सिंपल जॉब ऑफर फ्रॉम ए एम्प्लॉयर जो उन बच्चों को नौकरी दे सकते हैं। तो ये बच्चे भी वो हैं जो उनके ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं जी। फिर ऑक्यूपेशन लिस्ट में एक टियर प्रोग्राम है जी। उस टियर प्रोग्राम में अगर 0, 1, 2, 3 कैटेगरी में ये लोग बच्चे आ जाते हैं तो ये बच्चे उस जॉब ऑफर के साथ और CLB लेवल 5 के साथ इस प्रोग्राम में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सर किस तरह की जॉब वाले जो बच्चे हैं या फिर वो सभी इसमें आ सकते हैं? इसमें मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे, टेक्निकल ट्रेड वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स। 0, 1, 2, 3 की जो लिस्ट है, जो NOC है, वो CIC की साइट पे है और आम तौर पे सभी बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनको टियर 0, 1, 2, 3 की नॉलेज है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनको अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें कहना होगा कि देखो जी मुझे जॉब ऑफ़र दे दो। मेरा जो आप जॉब में ये कहना होता है कि जब आपका वर्क ख़त्म भी हो जाएगा हम आपको जॉब देंगे प्रोवाइडेड आपके पास लीगल स्टेटस हो। लीगल स्टेटस के लिए उनको CLB लेवल 5 में फ्रेंच का डिप्लोमा विद ट्रांसक्रिप्ट लेना होगा और उसके लिए वो मैं इंडिया में तकरीबन 2 से 3 हफ्ते यहाँ पे हूँ। उस वक्त में उनके पेरेंट्स बच्चों के या उनके फ्रेंड्स या उनके ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी आए वो मुझे मिल सकते हैं। मैं उनको टेक्निकल नुक्ते और किस तरह से इस एग्ज़ाम को पास किया जा सकता है वो सारी की सारा ज्ञान उनको दे दूंगा जी। सर कितने साल का ये वर्क परमिट होता है, किस टाइप का वर्क परमिट होता है? एक बात उनके परिवार वालों से, अगर आपको अपने बच्चों की चिंता है तो एक बार जो है हरमिंदर सर से कांटेक्ट जरूर करें। ब्रम्पटन इमिग्रेशन मोहाली में है, ये आपको सलाह देंगे कि किस तरह से आप काम कर सके, अपने बच्चों को जो है वहाँ पर सुरक्षित रख सकते हो। जी, मेरा सवाल था कि कितने साल का वर्क परमिट होगा? जो वर्क परमिट है जी, आपने टाइप पूछी है जी, 2 टाइप का होता है जी। एक होता है ओपन वर्क परमिट, एक होता है क्लोज वर्क परमिट जी। क्योंकि एम्प्लॉयर ने इनको जॉब ऑफर दी है जी, उसी एम्प्लॉयर के पास इनको काम करना पड़ना है
इसको क्लोज वर्क परमिट कहते हैं, और ये क्लोज परमिट 2 साल का होगा जी। और 2 साल के बाद फिर पता नहीं किस राज्य की सल्तनत होगी, जो उस वक्त के कानून कहते होंगे, उसके बारे में उस पर बात की जा सकती है। सर 21 लाख बच्चों का भविष्य मैं कहूँगा खतरे में है। क्या भारत की सरकारें कुछ सोच रही हैं इस बारे में? आपका अगर कुछ नज़रिया हो तो ज़रूर बताएं। मुझे यहाँ की सरकारों का तो पता नहीं जी, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने कोई जॉब यहाँ पे इनको नौकरी के लिए उनकी नौकरियों का इंतज़ाम किया हो आने के बाद, या उनके काम के लिए कोई इंतज़ाम किया हो, या उनकी एजुकेशन को रिकॉग्निशन देने के बारे में कुछ किया हो। लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई प्रपोज़ल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे? जो बच्चे टीयर 0, 1, 2, 3 एडमिनिस्ट्रेशन वाले, टेक्निकल ट्रेड वर्कर, सोशल वर्कर्स, और जो जितने बच्चे जो हैं हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो सारे के सारे मोस्टली बहुत सारे वर्कर्स जो है ना इसमें आ जाएंगे। जो टीयर 4, 5, 6, 7 वाले इसमें नहीं आते हैं। आपको लगता है कि इतने सारे बच्चे इस टाइम में इस टेस्ट को पास कर पाएंगे? जैसे टाइम भी आपने बताया बड़ा कम है, पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, लेकिन हमें उनको प्लान तरीके से बताना होगा कि किस तरीके से वो इसकी तैयारी करें तो इसको करने में कामयाब हो जाए। ये तैयारी आप कहाँ पे करवाओगे? जी होगी तो कनाडा में ही होगी जी। जी हाँ, नेचुरली सा ये सवाल था मेरे मन में। जिस कॉलेज से भी करेंगे जी एग्जामिनेशन बॉडी तो वो कॉलेज ही होगा, वही कॉलेज उनको सर्टिफिकेशन देगा जी, वही कॉलेज उनको डिप्लोमास देगा। इस वक्त हम मोहाली में बैठे हुए हैं और मन में सवाल था कि हम बात जो है कनाडा की कर रहे हैं, तो बच्चा कनाडा में है, लेकिन उनके जो माता पिता हैं वो संपर्क कर सकते हैं ब्रम्पटन इमिग्रेशन से। सर आप बात कर रहे थे कि फ्रेंच में कौन कौन से सर इस तरह के एग्ज़ाम हैं जो वो बच्चे दे सकते हैं, अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं? जो कनाडा सरकार की जो वेबसाइट है ना जी, उस पर 3 इस तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई हैं जी, जिसमें एक टेफ है, दूसरा TCF है, तीसरा है किसी भी कॉलेज से जो फ्रेंच के डिप्लोमे करवाती है, CLB 5 में उस फ्रेंच के डिप्लोमे को करना। ये कॉलेजेस उन बच्चों को क्वालिफाई करवा सकते हैं जो बच्चे क्यूबेक से बाहर हैं जी, बाकी वो कनाडा के किसी भी प्रोविंस में हैं वो इस फ्रैंकोफोन प्रोग्राम में क्वालिफाई कर जाएंगे जी। सर जनरल से मैं बात करूं, इमिग्रेशन के नाम पे धोखाधड़ी बहुत होती है, विश्वास कैसे करें? आप यहां से ब्रम्पटन तक काम कर रहे हो, दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं मोहाली में और चंडीगढ़ में, तो विश्वास कैसे करें, किसके पास जाएं? ऐसा है कि जो एजुकेशन है जी, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं जी, वो बड़े नीट एंड क्लीन हैं। उनके लिए ज़्यादा एजुकेशन मेनली इमिग्रेशन के नहीं होते हैं, जो एजुकेशन काउंसलर्स होते हैं जी। एजुकेशन काउंसलिंग के लिए बच्चे की क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में है उसी सिस्टम से, जैसे प्लस ग्रेड 12 किया, 10+2 जिसे आप कहते हैं जी, मेडिकल में किया है, तो उनको जो स्ट्रीम वहाँ पे चुननी चाहिए वो मेडिकल स्ट्रीम चुननी चाहिए। अगर वो स्ट्रीम से भटक जाते हैं तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती हैं। जो एजेंट नेटवर्क है जिसको आप फ्रॉड मिसप्रेजेंटेशन बात करते हैं, उनका पर्पस होता है कि किसी भी स्ट्रीम में उनको एडमिशन दिलवा के वहाँ भेज दिया जाए। जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बदले में उनको कमीशन देती है। सो वो बच्चों के लिए काम नहीं कर रहे होते, वो अपनी कमीशन के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। उन्होंने कभी उन बच्चों को ये नहीं बताया कि वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद का फ्यूचर क्या है, क्या उनकी CRS स्कोर इतनी बन जाएगी कि वो इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, या क्या वो कैपेबल होंगे कि उसके बाद जो 67 पॉइंट्स बनते हैं वो उनके बनेंगे। जब उन बच्चों का वहाँ पर जाने के बाद उनके पूरे पॉइंट्स नहीं बनते हैं तो उस हालत में मजबूरन वो इसी हालत में पहुंचते हैं जैसे 2.1 मिलियन बच्चे पहुंच गए हैं।
जिसको आप 21 लाख कह रहे हो, वो 21 लाख बच्चे इसलिए प्रॉब्लम में है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद 3 साल का वर्क परमिट पूरा करने के बाद भी उनके पास इमिग्रेशन लेने के लिए पूरे पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं। और इस वक्त उनको ये लग रहा है कि अगर हमें एक्सटेंशन ना मिली तो हमें अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने वतन में वापस जाना पड़ेगा और उनको सोचना पड़ेगा कि वहाँ जाने के बाद दोबारा कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। जी, बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने कर दी। अक्सर ऐसा होता भी है कि एक एजेंट के पास पासपोर्ट आया, फिर वो देने का वापस नाम नहीं है, फिर उसमें होता है कि वो किसी ना किसी स्टेज में जो है बच्चे को एडजस्ट करे, जैसे आपने बताया। ऐसे लोगों की सर पहचान कैसे करें, सही एजेंट कौन है और गलत कौन है? दुविधा होती है, गाँव के लोग होते हैं। इंडियन पासपोर्ट एक्ट ये कहता है जी कि कोई भी एजेंट आपका पासपोर्ट ही नहीं ले सकता। जी, किसी का पासपोर्ट अपने पास रखना क्रिमिनल ऑफेंस है। जी हाँ, आप पासपोर्ट ले सकते हो सबमिशंस के लिए कि हाँ आपने किसी बच्चे का वीज़ा अप्रूव हुआ है तो आपने उसको सबमिट करना है कैनेडियन हाई कमीशन के पास, तो इधर से पकड़ के उनको भेजना होता है, वीज़ा मिलने के बाद बच्चे को वापस करना होता है। अदरवाइज उस पासपोर्ट को कोई एजेंट अपने पास रख नहीं सकते। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन अक्सर जो है पासपोर्ट को एजेंट अपने पास रखते हैं और देने के नाम पे आनाकानी करते हैं, पैसे मांगते हैं कि मेरा इतना खर्चा हो गया। सर, दूसरी बात हम करते हैं, क्या स्थायी जो है निवास पीआर मिल सकती है बच्चों को? कनाडा की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया, जिन बच्चों के 67 पॉइंट्स बनते हैं जी, जिनकी CRS स्कोर जो इस वक्त चल रही होगी वो 530-40, ये कभी बढ़ती है थोड़ी सी, कभी कम हो जाती है। अगर तो वो बनती है तो वो इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं। आम तौर पे जिन बच्चों ने 10+2 किया हुआ है जी, जाके 2 साल के डिप्लोमे किए हैं, चाहे उनकी आइलेट्स स्कोर अच्छी भी हो तो इस स्कोर के नज़दीक भी नहीं पहुंच रहे हैं। सो उनके लिए वहाँ पर आउट ऑफ स्टेटस होना या अपने नई एक्सटेंशन लेनी या फिर वापस आना, इनमें से 3 में से और कोई चारा नहीं बचता अनलेस किसी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में वो क्वालिफाई कर जाएं। कनाडा में हर स्टेट का अलग अलग प्रोग्राम भी है जिसकी CRS स्कोर भी फेडरल प्रोग्राम से कम और ज़्यादा होती है। भविष्य क्या होगा ये बच्चे सोचते नहीं हैं। ये सब समझने से पहले एक ही मकसद होता है कि विदेश में जाना है, फॉरेन में जाना है और हमें तो पैसा कमाना है, ये सोच के चलते हैं। तो विदेश जाने का जो ये ट्रेंड चल रहा है सर, हाई दिन जो है घरों में, गांव में आप देखते हो पटाखे बजते हैं कि फलाने का लड़का चले गया, आज उसका लड़का चले गया। इस ट्रेंड से पंजाब तो खाली हो ही गया, हरियाणा भी जो है इसी और चला है। तो आपको क्या लगता है सामाजिक असर क्या होगा जो बच्चे जो है आए दिन बाहर जा रहे हैं? यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना जी, उनको काम की जो वो चाहते हैं वो ना मिलना, एजुकेशन सिस्टम में जो प्राइवेटाइजेशन, ठीक एजुकेशन में उनको एडमिशन्स ना मिलनी, उसकी वजह से वो बाहर एक अच्छे फ्यूचर के लिए जाते हैं। लेकिन उसके लिए, जब मैं सिर्फ कनाडा की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने अपनी साइट में बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं। बच्चे अगर एजेंट के पास जाने के बजाय CIC की साइट को पूरी तरह से पढ़ें तो उनको सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि उनको इस प्रोग्राम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और क्या जाने के बाद वो कैपेबल होंगे इमिग्रेशन के लिए कि नहीं होंगे। सिर्फ इतना एजेंटों की बात सुनना कि जाने के बाद देखो कोई वापस आया, इस तरह की बातें, इस तरह के सबज बागों को उनको नहीं सुनना चाहिए। उनको अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। और पंजाब और हरियाणा की आपने बात की जी, ये जो आपने 2.1 मिलियन बच्चों की बात की है जी, इनमें से ज़्यादा बच्चे पंजाब, हरियाणा, गुजरात और कुछ बच्चे उत्तराखंड और यूपी के लखीमपुर खीरी साइड के हैं जी, जहाँ राजस्थान के गंगानगर साइड के बच्चे हैं। सो ज़्यादा अफेक्टेड यही बच्चे हो रहे हैं। सर, कारण चाहे कुछ भी हो, बच्चे जो है विदेश में जाने लग रहे हैं, चाहे तो पैसे कमाने की चाह हो
या फिर जो है वो ट्रेंड जो चला हुआ है कि मेरा रिश्तेदार चले गया, मैंने भी जाना 1 किला बेच दिया और वो चले गए बच्चे विदेश में। तो इन बच्चों को जो विदेश जाना चाहते हैं या वो चले गए, अहम आपकी सलाह क्या रहेगी, किस तरह से जाए? एक तो आपने सलाह दी कि एजेंट का वो जो है पढ़ के जाए, वेबसाइट कोई नहीं खोलता सर, सब कहने की बातें हैं, एजेंट के पास जाते हैं, लेकिन आपने अच्छी सलाह दी, इस सलाह को जो है समझना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आपकी क्या सलाह रहेगी इन बच्चों के लिए, अहम सलाह जो जाते हैं बाहर? बेसिकली जो तो जाना चाहते हैं जी, जो 10+2 करके जा रहे हैं जी, उन बच्चों को पहले ही यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लेनी चाहिए कि नेक्स्ट भविष्य में मेरे CRS पॉइंट्स नहीं बनेंगे। जी, हाँ, बच्चे जाएं ग्रेजुएशन करके, मास्टर्स प्रोग्राम में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, किस तरह की पढ़ाई करके जाए? हाँ, ताकि कम से कम उनकी CRS स्कोर तो बन सके और वो अपना PR ले सकते हैं। लेकिन +2 के बच्चों को मैं तो डिस्करेज करूंगा कि वो बच्चे अनलेस कोई हेल्थ केयर प्रोग्राम हो जिसमें कम CRS स्कोर में भी उनको इमिग्रेशन मिल सकती हो, वो हर इंडिविजुअल एजुकेशन में उन बच्चों को खुद अपनी, अगर वो IELTS के लिए अपना इतना रिसर्च करते हैं तो अपने करियर के लिए भी थोड़ी सी रिसर्च वर्क करें। सोने की चिड़िया भारत एक टाइम वो था जहाँ विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। अगर हम पाश्चात्य सभ्यता की बात करें, पुराने टाइम की बात करें, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी दूसरी भी है। आज जो है भारत के जो बच्चे हैं वो जाने लगे विदेशों में। तो सर क्या कुछ अवसर यहाँ पैदा हो सकते हैं कि वो बच्चे बाहर ही ना जाएं? पढ़ने की हम स्पेशल बात करें, क्योंकि एक टाइम वो था जब पढ़ने के लिए लोग भारत में आते थे, आज भारत के बच्चे बाहर जा रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आई? देखो, हिंद सांग लिखता है जब वो यहाँ पे आया तो उसने तक्षशिला में या जब यहाँ पे बुद्धिज़्म या जैनिज़्म की क्रांति चल रही थी तो एजुकेशन स्टैंडर्ड यहाँ का बड़ा अच्छा था जी। तो उस एजुकेशन स्टैंडर्ड की वजह से यहाँ पे आए। लेकिन आज यहाँ पे दुकानदारियाँ बनी हुई हैं, एक एक शहर में 4-4 यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं जो जहाँ पे एजुकेशन के नाम पर धंधा हो रहा है जी। तो बच्चे एक अच्छी एजुकेशन लेने के लिए कहीं तो कहीं जाएंगे। इंडिया में भी वो उनकी प्रायोरिटी होती है कि हम IIT में जाएं, हम IIM में जाएं या किसी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। लेकिन वहाँ पे जब सीटें नहीं मिलती तो वो ये सोचते हैं कि इन दुकानों में जाने की बजाय तो हम किसी विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हो सकता है कि पढ़ने के बाद हमारी सेटलमेंट भी हो जाए। उस सेटलमेंट के लालच में वहाँ चले जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, जैसे कि ये 2.1 मिलियन बच्चे हो गए हैं, अब सवाल तो ये उठता है कि जब वो ट्रैप हो गए हैं उनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि कल को वो दोबारा किसी सिस्टम में, पहले तो 2 साल मिल जाएंगे, अपने खर्चे पूरे कर लेंगे, नहीं तो LMIA तो वहाँ पे बिकती हैं, बट ये तो हिडन फैक्ट नहीं है। हिडन फैक्ट है कि बिल्कुल ये बताते नहीं हैं। तो इतने पैसे वहाँ से अगर उन्होंने कमाए भी होंगे तो फिर वहीं पे लगा देने, यहाँ पे 1 किला और बेच के भेज देना। और ये कब तक चलता रहेगा? कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा। यहाँ पे आके उनके जॉब्स के, उनके काम के लिए सर्कमस्टेंसेस एक ऐसे बनाए जाएं, इस तरह की चीज़ें खड़ी की जाएं कि वो सेटल हो जाएं, या फिर वो वहीं पे अपने 2 साल में कोशिश करें कि कौन से प्रोग्राम में, किस स्टेट के प्रोग्राम में वो क्वालिफाई कर जाएंगे, उनको उस तरफ ध्यान देना चाहिए। उसके लिए प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए। हमसे चाहे तो हमसे बात कर सकते हैं। मैं 40 साल से इस फील्ड में हूँ जी। जब लोगों को इमिग्रेशन का पता नहीं था तो मैं इमिग्रेशन कर रहा था उन दिनों। सर, इमिग्रेशन की बात की, मेरे दिमाग में एक बात और आ गई। मोहाली और चंडीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो हर मार्केट में 2 या 4 इमिग्रेशन वाले लोग मिल जाते हैं। लाइसेंस नहीं होते, फ्रॉड होते हैं, पुलिस से सेटिंग करके बैठ जाते हैं, दुकानदारी की, SP से या किसी से बात की, थोड़े दिन बैठे और जो है ठगी करके चले गए। असली कौन है, नकली कौन है, पहचान कैसे होगी? लाइसेंस की पहचान क्या आप बता पाओगे कि उनके बाहर लाइसेंस नंबर लिखा होना चाहिए या वो अपने लाइसेंस से किसी दूसरे को भी अथराइज कर सकते हैं खोलने के लिए? देखो, कनाडा में जितने भी कैनेडियन इमिग्रेशन लॉयर्स हैं वो लाइसेंस्ड होते हैं जी। जितने कंसल्टेंट हैं जो RCIC हैं वो लाइसेंस्ड होते हैं। इंडिया में भी पंजाब का तो मुझे पता है, यहाँ पर
जो मिनिस्ट्री है डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से एक लाइसेंस मिलता है, कोई लेता है या नहीं लेता, बिना उसके काम कर रहा है, वो तो अनलॉफुल है, इलीगल है, करना नहीं चाहिए। और जिस आप बच्चे ने भी बाहर जाना है, उनको पहले देखना चाहिए कि जिस आदमी से हम डील करने जा रहे हैं उनके पास कैनेडियन के साथ साथ इंडिया वाला लाइसेंस है कि नहीं। अगर नहीं है तो उनके साथ उनको डील नहीं करना चाहिए। आपने बताया आप 40 साल से इमिग्रेशन में हो, 21 लाख बच्चों का भविष्य जो है खतरे में है, क्या कभी ऐसी नौबत पहले आई? जब से इन्होंने ये कह दिया है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है जी, वो जिंदगी में एक ही बार 3 साल का मिलना है, उस तब के बाद ये मौका ही पहला आया है। अब जब 3 साल पूरे हुए हैं तब जाके बच्चों को पता लगा कि अब आगे कुछ नहीं है जी। जैसे आप जिन एजेंट नेटवर्कों को कहता रहा कोई बात नहीं, कुछ रोज निकल आना है। जिस तरह इन्होंने कोविड में बहुत सारे बच्चों को इमिग्रेशन दे दी थी जी। हो सकता है कि अब भी ये ऐसा कुछ प्रोग्राम लाएंगे। उस लालच में, उस एल्योरमेंट में उन बच्चों ने ये गलती कर ली है। अब बच्चों के पास 3, 6 या 7, 8 महीने बचे हैं। अब उनके पास फ्रेंच का CLB लेवल 5 करने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा। उनको मेहनत करके ये लेवल अचीव करना चाहिए। इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी चाहते हैं, अगर बच्चे कनाडा में हैं तो मैं जब तक इंडिया में हूँ मुझे इंडिया में कॉल कर लें। जब मैं कनाडा पहुँचूँगा तो मैं अपना कनेडियन नंबर शेयर कर दूँगा, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स मुझसे बात कर सकते हैं, मैं उनकी को पूरी तरह से काउंसलिंग दूंगा जी, बिना बिना किसी लालच के। तो सर अगर आपसे कांटेक्ट कोई करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट करें? देखो 2 तरीके हैं, मैं एक तो बोल भी देता हूँ जी। टेलीफोन नंबर है 7888 69 5091 और दूसरा नंबर है 94 631 89176। ये नंबर सवेरे 9:30 से लेकर रात के 10-11 बजे तक, जिससे कनाडा के बच्चे भी हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें और इंडिया के बच्चे भी कर सकें। ये नंबर स्क्रीन पे भी चलते रहेंगे जी। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके ये मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। अगर बच्चों के पेरेंट्स में लगेगा किसी शहर में ज़्यादा हैं और मैं उन्हीं के शहरों में जाके भी उनसे बात करूँगा। बिल्कुल, जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप जो है कोई सी भी इंक्वायरी के लिए उस नंबर पर बात कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। सत श्री अकाल, राम राम। सत श्री अकाल जी, राम राम जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।